आज सिल्वर गिर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्यों गिरा। असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? चीन के एक अकेले फंड ने, आप सोचिए, पूरे ग्लोबल सिल्वर मार्केट में खलबली मचा दी है। और अगर आप MCX पर सिल्वर ट्रेड करते हैं या हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स पर नजर रखते हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो हर ट्रेडर और निवेशक के मन में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आज की ये गिरावट बस एक दिन की बात है या फिर ये किसी बड़े तूफान की पहली दस्तक है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए इस मामले के एकदम तह तक जाते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। असल में सिल्वर क्रैश हुआ ही नहीं। जो क्रैश हुआ वो था सट्टेबाजी का एक गुब्बारा जो बस बहुत ज्यादा हवा भरने से फूट गया। तो सबसे पहले आइए उस फंड को डिकोड करते हैं जो इस पूरे खेल के सेंटर में है। इसका नाम है UBS SDIC सिल्वर फंड। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऐसा वैसा आम फंड नहीं है। ये चीन का इकलौता, जी हाँ, ओनली लिस्टेड फंड है जो सिल्वर फ्यूचर्स को ट्रैक करता है। अब आप सोचिए, करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर की तेजी पर दांव लगाने का यही एक कानूनी रास्ता था। तो जब एक ही दरवाजे पर इतनी भीड़ जमा हो जाए तो क्या होता है? केओस होता है। आप देखिए कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। मान लीजिए फंड के पास जो असली सिल्वर है उसकी कीमत, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं, वो है 100 रुपये। लेकिन मार्केट में एक्सचेंज पर ये ही फंड 140 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। ये जो ऊपर का 40 रुपये का फर्क है ना, यही था प्रीमियम। तो अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहूं, तो ये जो 40% का प्रीमियम था, ये सिर्फ उम्मीदें थीं, ये सिर्फ हवा थी। इसके पीछे कोई असली चांदी नहीं थी। NAV जमीन की हकीकत थी और प्रीमियम वो तो बस एक कल्पना थी। और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ सिर्फ कल्पना पर टिकी हो उसका हश्र क्या होता है। और फिर वही हुआ जो ऐसे बबल्स के साथ हमेशा होता है। ये प्रीमियम का गुब्बारा फट गया। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि फंड क्रैश हुआ, सिल्वर नहीं। तो ये गुब्बारा फूटा कैसे? एक एक करके कई पिंच बोए गए। पहले तो रेगुलेटर्स ने चेतावनी जारी की, फिर ट्रेडिंग पर ब्रेक लगा दिए गए, उसके बाद नए निवेश पर लिमिट लगा दी गई। बस अचानक से रिटेल निवेशकों की नींद खुली और उन्हें एहसास हुआ कि अरे, हम चांदी नहीं, हम तो सिर्फ एक महंगा स्टिकर खरीद रहे थे। और वहीं से भगदड़ मच गई। पैनिक सेलिंग ने उस प्रीमियम को हवा में गायब कर दिया और फंड धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इससे जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि कई बार एसेट नहीं गिरता, बल्कि उस पर बना हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो कोलैप्स कर जाता है। यहाँ भी वही हुआ। सिल्वर तो सुरक्षित था, पर उस पर बनी सट्टेबाजी की पूरी इमारत गिर गई। लेकिन चीन के रेगुलेटर्स चुपचाप ये तमाशा नहीं देख रहे थे। उन्होंने इस बबल को फोड़ने के लिए जो कदम उठाए वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं थे। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने सट्टेबाजी को बैन नहीं किया, उन्होंने सट्टेबाजी को बहुत महंगा बना दिया। पहला कदम, ट्रेडिंग हॉल्ट्स। लोगों के इमोशनल मोमेंटम को तोड़ने के लिए बार बार ट्रेडिंग रोकी गई। दूसरा कदम, इन्वेस्टमेंट कैप्स। नए निवेश की लिमिट सिर्फ 100 युआन यानी करीब करीब 1100 रुपये प्रतिदिन कर दी। इससे क्या हुआ? बड़े प्लेयर्स का जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम, मार्जिन हाइक्स। मतलब सट्टा लगाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। इससे उधार के पैसे पर खेलने वाले कमजोर खिलाड़ी अपने आप मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन रुकिए, फंड का क्रैश होना तो सिर्फ ट्रेलर था। असली कहानी, असली बॉम्बशेल तो अब सामने आ रहा है और इसका कनेक्शन है साल 2026 से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फंड का गिरना सिर्फ एक बहाना था। असली खेल कुछ और ही चल रहा है। ये चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा सोचा समझा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट है। चीन अब चांदी को सिर्फ एक खरीदने बेचने वाली चीज नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय हथियार के रूप में देख रहा है। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। आज हम यहाँ हैं, मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी एक्शन के बीच। लेकिन असली तारीख है 1 जनवरी 2026। इस दिन से चीन एक नया सिल्वर एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भविष्य में चीन से चांदी का एक्सपोर्ट या तो बहुत मुश्किल हो जाएगा या हो सकता है कि पूरी तरह रोक ही दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर चीन पूरी दुनिया को चांदी की सप्लाई रोकने जैसा इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? जवाब छिपा है उनके फ्यूचर प्लान्स में।
सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की जान है चांदी। चीन का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दुनिया को जो भी कीमत मिले, लेकिन मेरे देश की इंडस्ट्री को सबसे पहले और सबसे सस्ता सिल्वर मिलना चाहिए। तो इस पूरी ग्लोबल कहानी का हमारे भारतीय बाजार पर, खासकर MCX और हमारे स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो जबरदस्त उतार चढ़ाव की उम्मीद है। मार्केट अब पूरी तरह से खबरों पर चलेगा, जिससे गैप अप या गैप डाउन का रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें और अगर चीन ने एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला कर लिया, तो ग्लोबल सप्लाई में भारी कमी आ जाएगी। तब तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और चांदी में एक लंबी तेजी का दौर शुरू हो सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में तूफान और लॉन्ग टर्म में शायद धूप की उम्मीद। अब इसका असर हमारे अपने स्टॉक्स पर भी देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक, जो भारत का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है, जाहिर सी बात है कि ऊंची कीमतों से उसे सीधा फायदा होगा और उसके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, शॉर्ट टर्म में जब बाजार में डर का माहौल होता है तो अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिरते हैं। तो यहाँ भी छोटी अवधि में गिरावट का खतरा तो बना ही हुआ है। तो इस पूरे नए सिल्वर के माहौल में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ ये याद रखिए कि ये दौर हीरो बनने का नहीं है। ये अपनी मेहनत की कमाई, अपने कैपिटल को बचाने का समय है। जब बाजार फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स से नहीं बल्कि किसी देश की पॉलिसी से चलता है, तो हीरो बनने की कोशिश आपको ज़ीरो बना सकती है। इस स्लाइड में रिस्क को साफ तौर पर समझा जा सकता है। पेपर सिल्वर जैसे कि फ्यूचर्स अब बहुत हाई रिस्क हो गया है। ये एक शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी का टूल है। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल सिल्वर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक हेज के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें रिस्क काफ़ी कम है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? नई हकीकत ये है, पहला, फंड का क्रैश सट्टेबाजी का अंत था, सिल्वर का नहीं। दूसरा, चीन अब सिल्वर को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा, 2026 तक बाजार खबरों पर नाचेगा और वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और चौथा, ऐसे माहौल में सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। और अंत में मैं एक सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। एक ऐसे मार्केट में जो टेक्निकल से ज़्यादा पॉलिसी से चलता है, अगले 2 साल के लिए तैयारी आखिर कैसे की जानी चाहिए? इस पर ज़रूर सोचें।